अभी तक तो कहीं पे भी प्रत्याशी नहीं बदला गया है। मुझे लगता है आपका चर्चा सही नहीं है। ये जो बी फॉर्म कब से बचने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है, मतलब नाम वापसी का बी फॉर्म सभी जिलों में हम लोगों ने इशू कर दिया है और समय अनुसार हमारे जिला अध्यक्ष सभी प्रत्याशियों को बी फॉर्म दे रहे हैं और मुझे लगता है कि लगभग 80% जगह बी फॉर्म जमा हो चुका है और प्रत्याशी को जो पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं उनको बी फॉर्म हमारे जिलाध्यक्ष इशू कर रहे हैं। ये कुछ प्रत्याशियों को आशंका है कि बी फॉर्म उनकी जगह दूसरों को मिल सकता है, कैसा आश्वस्त करेंगे लोगों को? कहीं भी आशंका नहीं है। जिसको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है बी फॉर्म उनको दिया जाएगा और प्रत्याशी उनको ही बनाया जाएगा। एक ही परिवार से दो लोग भी प्रत्याशी हो गए, उनको लेकर भी सवाल नाराजगी है। कहीं अगर ऐसा देखिए, कहीं कुछ परिस्थितियां अलग होगा, इसलिए शायद पार्टी ने प्रत्याशी बनाया होगा। सर, वो आपकी सिलेक्शन कमेटी में खासतौर पर सीधे तौर पर बोला जाए तो जो महापौर है एजाज हेबर, उनकी पत्नी जो अंजुमन हेबर है, उनको लेकर खासतौर पर चर्चा होगी। अभी तक तो देखिए, अभी बी फॉर्म जमा होने के बाद ही स्थिति साफ होगा, क्योंकि बी फॉर्म तो अभी रायपुर में मुझे लगता है आज बी फॉर्म इशू कर रहे हैं और कल नॉमिनेशन का बी फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट है और कल ही बी फॉर्म जमा करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगा। बागी जो है सर, वो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने जिला अध्यक्ष को निर्देशित कर दिया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दे दें और जहां जहां भी अगर डबल फॉर्म आए निश्चित रूप से उनसे बात करके फॉर्म वापस लेने के लिए पार्टी बात करेगी। आप भी बात करेंगे? बिल्कुल, मैं भी लगातार बात कर रहा हूं। कल भी दिन भर बैठा हुआ था। बहुत सारे जिनको टिकट नहीं मिल पाया है वो प्रत्याशी लगातार मिलते रहे। मैं समझता हूं जितने हम लोग टिकट दे पाए हैं, कैंडिडेट बनाए, उनसे ज्यादा तो प्रत्याशी हम जिनको नहीं बना पाए वो लोग कल दिन को मुझे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और चर्चाएं हुई। बहुत सारे लोगों ने पार्टी के पक्ष में नाम भी वापस लेंगे और पार्टी के लिए काम भी करेंगे और आज भी हमारे पास समय है, कल भी हमारे पास समय है। जिला अध्यक्षों से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं भी स्वयं चर्चा करूंगा और पार्टी प्रत्याशियों भी स्वयं हो सके मैं भी बात करूंगा और कहीं न कहीं सबको पता है। देखिए, अगर एक वार्ड में कोई 10 भी अगर आवेदन करता है, दावेदारी करता है, तो टिकट तो मिलना एक को ही है, 9 को तो नहीं दे पाएंगे। तो उस परिस्थितियों में सबको पता है, तो स्वाभाविक सा है अगर कोई नॉमिनेशन डमी कैंडिडेट के रूप में अगर भर भी दिए तो उनसे बात करके नामांकन वापस लेंगे। एक चर्चा इस बात की है कि 7 करीब ऐसे सिटिंग पार्षद थे जो जीत कर आए थे, विपरीत परिस्थितियों में उनकी टिकट काटी, ताकि सवाल ये उठता है कि क्या उनके खिलाफ शिकायत मिली थी जिनकी उनकी टिकट कटी? तो देखिए, बीजेपी में तो सांसद का 11 में 11 टिकट एक समय बदल दिए थे। पार्षद तो बहुत छोटा थी। बीजेपी में तो सांसद का मेरे ख्याल पिछले समय भी शायद 9 या 10 टिकट बदल दिए थे 11 में से। देखिए, कहीं न कहीं कोई परिस्थितियां रही होगी तो शायद उनको टिकट नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी यह कि पार्टी ने 80 से 90% सिटिंग पार्षदों को टिकट दिया है और बहुत सारी जगह नए लोगों को भी मौका दिया है। सर, ये अगर वापस नाम नहीं लेते हैं जो लोग, तो आपको लगता है कि ये थोड़े से महापौर जो प्रत्याशी है उसके लिए मुश्किलें खड़े कर सकते हैं जो अलग अलग जगह पे चुके असंतुष्ट हैं वो? देखिए, अब तो कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। कल के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगा, लेकिन यह है कि पार्टी के तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वो लगातार बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझसे व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे कैंडिडेटों से बात हुई है और पार्टी पक्ष में वो लोग नाम वापस लेंगे और कहीं ऐसा स्थिति आया अगर वापस नहीं लिए तो पार्टी अनुशासनात्मक रूप से उन पर कार्रवाई करेगी। ये राजधानी पुलिस कल रात भर अभियान चलाकर 2000 से अधिक संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार की, हिरासत में लिया है।
उनसे पूछताछ की जा रही है। अरुण साहब का कहना है कि पूरे प्रदेश में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जारी है, जो पिछले समय में आकर, पिछले सरकार के समय आकर यहाँ पर बस गए। क्या कहना है? साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सरकार पे आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि सरकार में रहकर भी स्थिति इनका संभल नहीं रही है। आप आरोप लगाने से अच्छा कम से कम अपना सरकार को ठीक ठाक करते, मैं समझता हूं वो बेहतर होता। इसलिए आरोप लगाकर अपने नाकामियों को छुपाने का भारतीय जनता पार्टी का ये अच्छा तरीका है। ये अभियान जो चला रही है उसको किस तरह से लेते हैं? संदिग्ध लोगों को एकत्र में लेकर पूछताछ कर रही है। देखिए कौन है, क्या है। देखिए हम तो लगातार इस चीज को सवाल उठाते रहे हैं कि राजधानी सुरक्षित नहीं है। मॉर्निंग वॉक में निकले वहां चाकू मार दिया जाता है, कोई इवनिंग वॉक में निकले वहां चाकू मार दिया जाता है। राजधानी में कई संदिग्ध और कई अपराधी, और मैं समझ राज्य से, अन्य राज्यों से भी अपराधी यहां पे पैर पसार चुके हैं, गैंगस्टर पैर पसार चुके हैं। तो सरकार अभी तक सो क्यों रही है? अभी तक सरकार जागी नहीं है। निश्चित रूप से जहां भी ऐसे परिस्थितियां हो, संदिग्ध दिखे, उन पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और अपराध को रोकना चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, राजधानी से लेकर हर जगह। कांग्रेस की किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए कांग्रेस की तैयारियां शुरू से चल रही है और अभी भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। लगातार अभी नॉमिनेशन होने के बाद अभी नाम वापसी का चल रहा है और हमारे पार्षद से लेके अध्यक्ष और महापौर तक का लगातार बैठकें कर रहे हैं। और आज मैं भी यहां ऑफिस में बैठकर संपर्क कर रणनीतियां बनाएंगे, सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे और हम लोग यह है कि चुनाव मजबूती के साथ लड़े, ये हम लोग की प्राथमिकता है और चुनाव जीतना है, ये हमारी प्राथमिकता है। निकायों में कोई सम्मेलन वगैरह का आयोजन करेंगे, क्या करेंगे? कार्यकर्ताओं का बैठक रखेंगे, कार्यकर्ताओं का बैठक चल रहा है और कार्यकर्ताओं का बैठक हम लोग रखेंगे। ये जेल में 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर किताब मैगजीन पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, उनको बंदियों को पढ़ाने की तैयारी चल रही है। क्या था? आरएसएस विचार क्या ये है? क्या कोई खरीद नहीं रहे इस वजह से इसको बिक्री बढ़ाने की? क्यों ऐसा? आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए इनकी किताब बिक नहीं रही है और ये चाहते हैं कि गांधी जी के विचार को प्रभावित करे और कहीं न कहीं आरएसएस की विचारधारा को सामने लाए, लेकिन गांधी जी की विचारधारा को प्रभावित नहीं कर रही है। इसलिए अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ये अब जेल तक भी पहुंच गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मतलब भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर सकती है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बीजेपी ने आज एक और कार्टून जारी किया है, भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उनकी सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। कल आप लोगों ने लबरा वाला किया था, उसी के जवाब में इन्होंने लिखा लबरा नहीं आप अभी देखिए, अभी तो साल भर बड़ा मुश्किल से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस भर्ती घोटाला कम है क्या? राजनांदगांव में और पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पुलिस भर्ती जैसा नौकरी के लिए इतना बड़ा घोटाला का जिम्मेदार कौन है? क्या विष्णुदेव साय सरकार गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है क्या? वन विभाग में भर्तियां हो रही, जिस पुलिस विभाग में जो कंपनियों को ठेका दिया गया है और जिस मशीन से मापदंड किया जा रहा है, वही कंपनी और वही मशीन फॉरेस्ट विभाग में भर्ती कर रही है। क्या फॉरेस्ट विभाग में घोटाला नहीं हुआ है क्या? सबसे बड़ा घोटाला पुलिस विभाग और फॉरेस्ट भर्ती में घोटाला हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है?
और अभी तो मेडिकल का क्या हालत है। मेडिकल में मैं समझता हूं अगर जांच किया जाए ना, प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला नजर आएगा। निश्चित रूप से इस सरकार में साल भर नहीं हुआ है और इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। हम लोग जल्द ही इस घोटाले को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सरकार अभी तक साल भर का अपनी उपलब्धि बता नहीं पा रही है, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पे आरोप लगाना मैं समझता हूं कि सरकार के लिए सबसे बड़ा नाकामी है और विफलता है। आप जनता के बीच में अगर जा रहे हैं तो अपने एक साल में क्या किया आप उसको बताएं ना। उनको एक साल के कार्यकाल में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है। जीतू पटवारी की काफिले के ऊपर हमला हुआ, पहले भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। क्या विपक्षी नेताओं को सुरक्षा को लेकर? देखिए, बिल्कुल इस घटना का मैं निंदा करता हूं। माननीय जीतू पटवारी जी पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे साथी हैं, और उनके ऊपर इस तरह हमला होना मैं समझता हूं लोकतंत्र की हत्या करना है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हमला हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां विपक्षी नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस घटना की जांच होनी चाहिए और इस हमले का जिम्मेदार मैं समझता हूं वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये एक फरवरी को देश का आम बजट कर रहा है, इस तरह देखिए, अभी तक तो इस 10 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है देश की जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है, और ना ही 1 फरवरी को जो बजट आएगा उससे उम्मीद है, क्योंकि महंगाई चरम पर है। महंगाई नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, और ना ही देश के विकास के लिए इस सरकार के पास कोई एजेंडा भी नहीं है, बल्कि देश की जनता को लूटने का काम इस 10 साल में हुआ है। आम आदमी गरीब और गरीब होता चला गया, मध्यम वर्ग गरीब होता चला गया, और कुछ परसेंटेज अमीर उनके चहेते इस 10 साल में अमीर होते गए। इसलिए अमीरी और गरीबी का खाई इस 10 साल के मोदी सरकार में खाई बढ़ गया है। कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है, और रुपये और कमजोर होता गया है। 86 रुपए तक पहुंच गया है डॉलर की कीमत। मतलब सोच लीजिए कि रुपया कमजोर डॉलर मजबूत, मतलब देश की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है। और मुझे इस बजट से तो कहीं भी उम्मीद नहीं है कि देश की जनता के लिए कोई भलाई हो सके। ये बजट और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आज अरुण साहब मुख्यमंत्री के यहाँ मीटिंग चला, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, ओपी चौधरी और केदार कश्यप भी शामिल। बिल्कुल, प्रदेश में आने वाला समय में बजट सेशन भी शुरू होना है, और कहीं नहीं सरकार छत्तीसगढ़ के लिए बजट की भी तैयारी कर रही है। एक तरफ साथ में चुनाव, एक तरफ साथ में परीक्षा भी, और साथ में बजट सेशन भी शुरू होना है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता का हित नहीं चाहती है सरकार, और पिछले 1 साल के बजट अब देखें, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कुछ भी नहीं मिला, बल्कि गली गली शराब बहाने का, गली गली शराब बिकवाने का काम, आता खोलने का काम, और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने का काम किया। साथ ही 1 साल में पूरे प्रदेश में हमारे युवा सूखे नशे के चपेट में है। इस तरह से किसानों के लिए कुछ भी बजट नहीं मिला, युवाओं के लिए कुछ भी बजट नहीं मिला, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ भी बजट नहीं मिला। मतलब इतनी भारी भरकम बजट कहां गया? धरातल पर तो कुछ भी काम नहीं दिखा 1 साल में। शहरी क्षेत्रों में एक प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाया, न नाली सड़क नहीं बन पाया। आखिर पैसा गया कहां? इसलिए आने वाला बजट मैं समझता हूं कि सरकार
से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार हमेशा जनता को